प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को जैसा इसके पहले बताया था, सबसे पहले आपको पढ़ना है इतिहास जानने के साधन या स्रोत या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत या साधन। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास के जानने के साधनों के बारे में। सबसे पहले इतिहास जानने के साधनों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हम सारे प्रमाणों को इकट्ठा करते हैं। जैसे हम कोर्ट कचहरी में देखते हैं, न्यायालय में देखते हैं कि उस समय जब घटना घटित होती है ना तो न्यायाधीश उपस्थित होता है ना वकील उपस्थित होता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के वकील अपने अपने तर्क और प्रमाण ले आते हैं और उनके आधार पर ही न्यायालय में निर्णय होता है और वो सही निर्णय होता है। सामान्य तौर पर न्यायालय के निर्णय सत्य होते हैं। उसी तरह से प्राचीन भारत के इतिहास को जानना हो या किसी भी इतिहास को जानना हो, उस समय हम उपलब्ध नहीं हैं। हम लाखों साल पहले की बात करते हैं। उस समय निश्चित तौर पर हमारी कोई अवस्था नहीं होती, हम होते नहीं हैं। तो हमें उस काल के बारे में जब लिखने जा रहे हैं तो हमें प्रमाण चाहिए होता है। तो जो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध होते हैं, अगर सारे प्रमाणों को हम एक साथ मिला लें और एक साथ मिला करके उनका अध्ययन करना चाहें तो यह एक कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी हम सारे तथ्यों को अगर इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह दो तरह के तथ्य हमारे सामने आते हैं। एक तथ्य तो वह होते हैं जो लिखे लिखाए गए हैं, कहीं न कहीं लिख दिया गया है, किसी न किसी रूप में लिख दिया गया है। तो इस तरह से जो लिखित हमारे पास इतिहास है उसको हम कह देते हैं साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत। यानी हम साहित्य के माध्यम से इतिहास को जानते हैं। अगर हम साहित्य के अलग की बात करते हैं तो हमारे पास बचते हैं सामान। हम बहुत सारे पुराने सामानों को देखते हैं और उनके आधार पर यह निर्णय करते हैं कि यह सामान, यह औजार, यह हथियार, यह घर, यह स्मारक किस रूप में कैसे हमारे लिए उपयोगी था, कब क्या किया गया होगा। तो इन सब जो इस तरह के भौतिक मटेरियल हमारे पास होते हैं उन सब को हम कहते हैं पुरातात्विक साधन। और पुरातात्विक साधन में अब बात आती है कि पुरातात्विक किसे कहें। तो एक सामान्य जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू से ही माना था, कनिंघम के समय से ही माना है, उसके पहले तो ये मानते हैं कि 100 साल पुरानी वस्तुएं, 100 साल पुराने मटेरियल्स को हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में ले सकते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत ले सकते हैं। क्योंकि हमारे एक सेकेंड पुराना भी पुराना ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको पुरातत्व में ले लें। 100 साल पुराना कम से कम होना ये पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमारे पास माना जाता है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्यों में। तो साहित्य, पहले साहित्य के बारे में भी बहुत सारी परिभाषाएं हो जाती हैं, लेकिन जब हम एक से अधिक शब्दों को सहितमित साहित्य कर देते हैं कि सब कुछ एक साथ मिला देते हैं तो साहित्य बन जाता है कुछ शब्दों को बना के। तो अब इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से देते हैं। साहित्य क्या चीज़ है, हम सामान्य तौर पर जो साहित्य जानते हैं उसी अर्थ में इसे यहाँ पर लेते हैं कि लिखी गई कुछ चीज़ें, चाहे वो पन्ने पर लिखा गया हो, कागज़ पे लिखा गया हो, तामपत्र पे लिखा गया हो, भोजपत्र पे लिखा गया हो, कहीं भी लिखा गया हो, हम उसे साहित्य के रूप में लेते हैं। तो अब हम साहित्य के बारे में भी जब जानना चाहते हैं कि साहित्य से हमें इतिहास का ज्ञान कैसे होता है, तो यहाँ भी हमें देखना पड़ता है कि साहित्य भी बहुत बृहद है। तरह तरह के साहित्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अब हम इन साहित्यों का भी वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि अगर वर्गीकरण नहीं करेंगे
तो निश्चित तौर पर हमारे साहित्यों की संख्या बहुत अधिक होगी और हम उन्हें एक में मिक्स कर देंगे तो बहुत ज़्यादा घाल मेल हो जाएगा, सही निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। अब हम साहित्य में अगर हम बांटने की कोशिश करते हैं तो मुख्य रूप से इस साहित्य को दो भागों में बांट सकते हैं। मोटे रूप से अगर हम देखें तो साहित्य को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह साहित्य होते हैं जो कहीं न कहीं हमारी धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, जो हमें धर्म के बारे में बातें बताते हैं, उनके क्रियाकलाप के बारे में बताते हैं, उसके इतिहास के बारे में बताते हैं, उसके करने और न करने की औचित्य के बारे में बताते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार के बारे में बताते हैं, या जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म के अपने गॉड के बारे में, अपने परम सत्ता के बारे में बात करते हैं। तो ये होते हैं धार्मिक साहित्य। इस तरह की बातें जहाँ लिखी गई हैं वह सब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस साहित्य को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला है साहित्य वो जो धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक साहित्य। दूसरा हम कहें लौकिक साहित्य, जो हमारे लोक से जुड़ा हुआ साहित्य है, सामान्य साहित्य है। धर्म के अतिरिक्त जितने भी साहित्य हैं हम उनको लौकिक साहित्य कह देते हैं। इस लोक के साहित्य जो दिखाई देता है हमें भौतिक जगत में, उसके बारे में किस्से कहानियाँ हैं या ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या विदेशी यात्रियों का विवरण है, इस तरह की बातें हैं, तो इन सब को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ये हमारे लौकिक साहित्य कहलाते हैं। अब हम फिर आए बात करें धार्मिक साहित्य की, तो फिर धार्मिक साहित्य को हम कम से कम प्राचीन काल के धार्मिक साहित्यों को कम से कम तीन भागों में अवश्य बांट सकते हैं। एक वैदिक साहित्य, वेद और उससे जुड़े हुए, जिसे हम धर्म के रूप में कहें तो ब्राह्मण धर्म से संबंध साहित्य। दूसरा बौद्ध साहित्य कह सकते हैं और तीसरा जैन साहित्य कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी तरह तरह की मान्यताएं प्रचलित थी, हम उनको भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य के अंतर्गत तीन तरह के साहित्य को लिया जा सकता है। तीन तरह के धर्मों के जुड़े हुए साहित्य को प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिया जा सकता है। तो तीन हुए वैदिक, बौद्ध, जैन। अब हम लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य का भी विवरण हम कई भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लोक से जुड़ी हुई हैं और उनसे साहित्य लिखा गया है। कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जिनको हम सीधे कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक हैं, इतिहास की बातें सीधा सीधा करते हैं। कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जो किसी विदेशी यात्री ने लिख दिया, उनका विवरण है, वह चाहे आत्मकथा के रूप में लिख दिए, अपने यात्रा वृत्तांत के रूप में लिख दिए, देखी दिखाई बातों के बारे में लिख दिए, लेकिन जो भी उनको कलेक्ट करके रखा है, इकट्ठा करके रखा, उनको हम कह सकते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। हमारे यहाँ एक और साहित्य लिखा जाने लगा था और एक अच्छी परंपरा बन गई थी, एक साहित्य का एक लंबा संग्रह बन गया है। वह साहित्य हैं चरित्र साहित्य। तरह तरह के राजाओं के बारे में उनके नाम लेकर के और चरित्र साहित्य लिखा गया, जैसे रामपाल भूपाल चरित, कुमार पाल चरित, इस तरह के बाद में चल कर के हम देखते हैं हर्ष चरित। इस तरह के हम कई सारे चरित्र ग्रंथों के बारे में भी जानते हैं। तो इस तरह से चरित्र ग्रंथ के रूप में भी एक वर्गीकरण किया जा सकता है। और फिर हम इसके बाद एक अलग अन्य साहित्य के रूप में ले लें। अन्य साहित्य में हम बहुत तरह के साहित्य जोड़ सकते हैं। उसमें व्याकरण के ग्रंथ भी हैं। देखने में तो लगता है कि व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन हम जब उसको पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं उदाहरण आ जाते हैं कि यह यज्ञ इनके समय में किया गया, इस देवता के समक्ष ये इस राजा ने यह यज्ञ किया। इस तरह की अनेक साहित्य आ जाते हैं। तो वह देखने में तो व्याकरण के ग्रंथ हो सकते हैं, कविता कहानी के ग्रंथ हो सकते हैं, अन्य तंत्र मंत्र की कहानियाँ भी हो सकती हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं। कुछ
इस तरह की चीज़ें जुड़ी होती हैं जो हम अभी तक जो विवरण दिए थे, यानी धार्मिक, लौकिक, फिर ऐतिहासिक, विदेशी यात्रियों के विवरण और चरित्र ग्रंथ के अतिरिक्त जो होते हैं, उन सब को हम इकट्ठे करके हम अन्य साहित्य के रूप में देखते हैं। तो इस तरह साहित्य का जो प्रारंभिक विवरण हमारा है वो कई भागों में बँट गया। साहित्य समाज का दर्पण है, इस तरह माना भी जाता है। तो निश्चित तौर पर जब साहित्य लिखा जाता है तो वह साहित्य तत्कालीन समाज का विवरण देता ही देता है। वो किसी न किसी रूप में वह विवरण आ ही जाता है वहाँ के, चाहे उदाहरण के रूप में आ जाए, चाहे प्रसंगवश आ जाए, चाहे हम बैठ कर के जिस परिवेश में साहित्य की रचना करते हैं उस परिवेश का असर आ जाता है, और उससे भी हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं इतिहासकार के रूप में कि यह इस काल का लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि उस समय के अन्य विवरणों को जोड़ करके देखते हैं तो, और उन सब को इकट्ठे करके जब हम देखते हैं तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि हाँ, यह साहित्य यह इस समय लिखा गया और इस विषय में लिखा गया और हमारे लिए इतिहास का यह काम करेगा। इसी तरह पुरातात्विक चीज़ों को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। उसमें भी हम कह सकते हैं जैसे अभिलेख है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्राचीन काल के सिक्के मिलते हैं, बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, बहुत तरह के मिलते हैं, वह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारे स्मारक, बहुत तरह के स्मारक बनाए गए, बहुत तरह के स्मारकों का निर्माण हुआ है देश में, वो सुरक्षित हैं। तो उनसे भी हम इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम अन्य की बात करते हैं कि जो अभिलेख, सिक्के, स्मारक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आ जाती हैं, जैसे औजार, हथियार, समाधियाँ, तरह तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें कोई अनलिमिटेड हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ने जितने भी ज़रूरतें हुई उतने तरह की भौतिक सामग्री इकट्ठा की और उनका उपयोग किया, और फिर आदमी नहीं रहा लेकिन वो सामान आज भी सुरक्षित है। तो हम बहुत सारे सामान को देख करके, उनके पुरातात्विक चीज़ों को देख करके भी निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम और फिर जब साहित्य और पुरातत्व को एक साथ जोड़ते हैं तब हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आज यहीं पर हम चर्चा समाप्त करते हैं। अगले भाग में, भाग 2 में हम इस पर आगे चर्चाएं करेंगे और आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।